तो मैं अमोल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बताने वाला हूं जो आपका क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है बोर्ड ने। दोस्तों ये लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूं बिकॉज जो टेलीग्राम में मैंने क्विज लिया उसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं। बेसिक ही क्वेश्चन मैंने पूछा था बट आई डोंट नो व्हाई कि सर उन्होंने पढ़ाई नहीं है या फिर वो बाद में पढ़ने वाले हैं या फिर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। लेकिन इस लेक्चर में जब मैं आपको बताने वाला हूं जितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है मैं आपके साथ अगर जितनी बातें कर पाया 2 क्वेश्चन को भी कंप्लीट ही करके जाऊंगा। लेकिन कंसेप्चुअल समझो तो आपको याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। हो क्या रहा है बच्चा ओनली ए बी सी लर्न कर रहा है, नहीं ओनली ए ऐसे लर्न कर रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट नहीं पता रहेगी तो हो सकता है आप एग्जाम में गलतियां करो। इसीलिए इस लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं कि कंसेप्ट क्वेश्चन में सोचना कैसे है। दोस्तों ये बहुत बताना जरूरी है कि क्वेश्चन देखते वक्त क्वेश्चन पढ़ते वक्त अप्रोच क्या रखना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था क्विज के तौर पे। ओनली 37% स्टूडेंट के आंसर सही आए। मोर देन 1500 मतलब करीब करीब 2000 ही पकड़ लो बच्चों ने वहां पे आंसर दिए। इसका मतलब मुझे साफ साफ दिखा एक तो आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो नहीं तो इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो। क्या पूछा था? प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मैं समझा रहा हूं कैसे समझना है, सारे क्वेश्चन लूंगा स्टार्टिंग से, डोंट वरी। लेकिन समझो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सर और मैडम क्या 4 पॉइंट दिए थे? इलीगल इनकम, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर कैसे समझना है? नेशनल इनकम बहुत सारे बच्चों ने शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ ही दिया होगा इसलिए आंसर समझा नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव मैंने कहा था कि सारे चैप्टर्स के करने हैं। अगर आप गलती से कोई चैप्टर स्किप करते हो तो इवन एसपी का जो मैंने कल चैप्टर नंबर 12 पोस्ट किया, जिन्होंने देखा होगा बहुत अच्छी बात है। देखो सिर्फ 18 मिनट में पूरा चैप्टर लर्न करवा के दिया है। और जो बच्चे छोड़ रहे थे उनके भी कमेंट से कि सर अच्छा हुआ नहीं छोड़ा, कितना इजी चैप्टर था, समझ गया। मालिक छोड़ा भी या आपको ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो लेकिन ऑब्जेक्टिव अच्छे से करो। सर इसका लॉजिक बता दो क्या था? 2 तरह के डिफिकल्टीज है, एक है आपका प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और दूसरा आपका थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज। सर कैसे समझे? ध्यान दो, यहां पे आपको मैं बता दूं ये थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज में से इलीगल इनकम को इन्होंने लिया था। देखो इलीगल इनकम एक कहां से था? थ्योरेटिकल से था। बाकी ध्यान देना यहां पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपको दिखेगा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में था। आपके टेक्स्ट बुक में से बता रहा हूं, पेज नंबर 67 में जाना। डबल काउंटिंग हो गया, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा हो गया और यहां पे नेक्स्ट पेज पे देखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। समझ में आया? तो सर ये वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना था। अब देखो एक बार अगर समझा ना लॉजिक तो आप ये नहीं लर्न करोगे। क्या नहीं लर्न करोगे सर? यहां पे दिखा देखो ए एन सी, ए बी एन सी, बी सी डी, ए सी डी। लर्न नहीं, समझो और फिर लॉजिक के साथ आंसर लिखो। क्या आपको समझ गया? यस, इलीगल इनकम क्यों नहीं था? जस्ट बिकॉज वो क्या था? थ्योरेटिकल डिफिकल्टी था। और बाकी क्या है सर? प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। एवरीवन सर इसी तरह से मैं आपको इकोनॉमिक्स के पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से करा देता हूं। जैसे टाइम मिलेगा आगे के ऑब्जेक्टिव पे ही बनाऊंगा, लेकिन पूरा फोकस रखिए एंड तक। अच्छा, बीच में आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर कमेंट में कि इतना ही करे क्या, मतलब इतना ही पढ़े क्या? मैं कहूंगा कि 20 मार्क का सवाल है, इतना तो करो, पहले ये खत्म कर लो अगर टाइम कम है तो। लेकिन बाकी आगे के सारी चीजें आपको करना, एक बार पढ़ना जरूरी है सर, सिर्फ टेक्स्ट बुक के, राइट? ओके सर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मालिक सबसे पहले स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या ये माइक्रो की बात की? माइक्रो मतलब क्या? स्मॉल सर। पहला तो एकदम इजी है। क्या ये प्राइसिंग थियरी की बात करता है? यस सर, ट्रू है। स्टेटमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मैक्रो बात करता है। जनरल प्राइस लेवल मैक्रो बात करता है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो बात करेगा। तो ये 3 तो नहीं होंगे तो आंसर होगा ओनली ए पहले का। दूसरा स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। दोस्तों जैसे कि मैं सीए फाउंडेशन, सीए इंटर इस लेवल पे भी पढ़ाता हूं, वहां पे जैसे आप अब प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो तो थोड़े बहुत कंसेप्ट बदल जाते हैं करके, ध्यान बदल जाते हैं मतलब और ज्यादा डिटेल में और परफेक्शन की तरफ वो देखते हैं। आपके जो भी मैं आंसर यहां पे कहूंगा बोर्ड के हिसाब से होगा और आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, तो टेंशन मत लेना जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा करके। ठीक है, चलो यहां पे बात करते हैं स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या स्टडी ऑफ एग्रीगेट होता है? यस सर। सर अजम्पशन के बेसिस पे एज पर योर बोर्ड क्या सिलेबस और जनरल जो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली माइक्रो अजम्पशन बेसिस पे होता है करके। तो ये पॉइंट में फिलहाल यहां पे कट करता हूं मैक्रो में। टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरिएबल, सीके सर सही है। एंड इट पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा ए, सी एंड डी। दैट्स इट, खत्म।
एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, ये भी क्विज में मैंने डाला था टेलीग्राम पे। सर कार्डिनल मेजरमेंट, ये एक्सेप्शन पूछा है उन्होंने, सॉरी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सर यहां पे हॉबीज, माइजर एंड मनी, ये 3 एक्सेप्शन है। सर पहला कार्डिनल मेजरमेंट नहीं आएगा, तो आपका आंसर हो गया थर्ड बी, सी एंड डी। आगे क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डीएमयू, क्या क्या लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है। लॉ ऑफ डीएमयू अगर आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन के बेसिस पे। सर आप टेक्स्ट बुक निकालो, वहां पे जब आपको सबसे पहला अजम्पशन मिलेगा अनरियलिस्टिक अजम्पशन। दूसरा नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल एंड बल्कि गुड, बराबर है सर। तो पढ़ते वक्त हर एक सेंटेंस पढ़ो कि आपको लॉजिक किसका सही बैठ रहा है। सर ये भी सही है, इन लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल वांट। हाँ सर, क्योंकि अजम्पशन में वैसे ही था तो क्रिटिसाइज किया गया है। इस वर्ल्ड में करंट सिनारियो में कोई लोग ऐसे गुड्स खरीदे जो सिर्फ सिंगल वांट सेटिस्फाई कर सके, ऐसा तो नहीं होता। इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, ये तो मैंने आपको बताया भी था कि यूटिलिटी हम नंबर्स में नहीं गिन सकते। तो ये भी एक क्या है, बराबर है कि ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो ऑल ऑफ द वो मतलब ए बी सी डी चारों आंसर रहेंगे। आगे समझा लॉजिक क्यों चारों? यस सर, सिर्फ रटो मत, समझ के करो। स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन गिफन पैराडॉक्स, क्या ऐसा स्टेटमेंट जो गिफन पैराडॉक्स बताता है? पहला सर, इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्या बराबर है क्या सर? गिफन पैराडॉक्स क्या लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में आता है क्या? हाँ सर, तो बराबर है। इट इज एप्लीकेबल टू इंफीरियर और लो क्वालिटी गुड्स, हाँ सर सही है। इंफीरियर और लो क्वालिटी, ये भी वर्ड हमको याद है। आगे डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स, आपको सर ब्रेड वाला एग्जांपल याद आ रहा है क्या? अगर आपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ा होगा, सर रॉबर्ट गिफन घूम रहे थे बाहर, उन्होंने देखा कि ब्रेड का प्राइस कम हुआ, तो उसका डिमांड नहीं बढ़ा ब्रेड का, उसका डिमांड कम हो गया था और दूसरे सुपीरियर गुड्स का क्या वाला था, डिमांड बढ़ा था। इन्होंने एग्जैक्ट अपोजिट कहा है, डिमांड इंक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स। सर ये गलत है। मालिक सीए फाउंडेशन लेवल पे और भी डिटेल में इसको बताया हुआ है, मतलब बताऊंगा, अभी ये टाइम नहीं है आपको, लेकिन इन डिटेल कैसे पढ़ना है यार, ये एमसीक्यूज बेसिस पेपर हो जाता है सीए फाउंडेशन पे। तो लॉजिक सर एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है, हमको वहां पे ज्यादा काम में आते हैं। सवाल ऐसे भी हो सकता है क्या, हर मतलब जान दो, बाद में बताता हूं, अभी आप वापस उस कंसेप्ट में घुस गए और 2 मिनट चले जाएंगे, हमको टू द पॉइंट लेना है। इट वाज आइडेंटिफाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, सर ये भी क्या है, गलत है। तो मालिक ये 2 गलत है, हमको 2 ही स्टेटमेंट आते ए और बी, राइट दोस्तों, समझ के पढ़ो, बराबर। तो ये बात तो हो गई, सी और डी नहीं है, पहले ए और बी रहेंगे। लॉजिक समझा क्या? अल्फ्रेड मतलब देखो सी तो डी से होने से ही रहा, ये सबको पता है, गिफन रॉबर्ट गिफन ने इस चीज को फाइंड आउट किया है। देन स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज इन डिमांड, देखो जो 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये कंसेप्ट आई होप आपको पता रहेगा, जिसको ये कंसेप्ट पता है वो एमसीक्यू सॉल्व कर पाएगा। डिक्रीज इन डिमांड, इट इज अ टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड। सर ये चेंज इन डिमांड 2 बोला ना, एक होता है वेरिएशन इन डिमांड और दूसरा क्या होता है, चेंज इन डिमांड। तो बट ऑब्वियस सही स्टेटमेंट है, चेंज इन डिमांड की बात कर रहा है। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट इनकम एक्सेट्रा, बिल्कुल बराबर सर। वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है, चेंज इन डिमांड अदर देन प्राइस, जितने भी फैक्टर चेंज होता है उसकी वजह से होता है, बराबर पॉइंट है सर। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यस सर ये भी सही है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर सिर्फ चेंज हो गए। एंड लास्ट डिमांड कर्व शिफ्ट राइट हैंड साइड, यहां पे गलती कर दी सर, यहां पे अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड का लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, दैट्स व्हाई आंसर सिर्फ होगा ए बी एंड सी। सब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एबीसीडी लिख के आते हैं, लॉजिक समझा सर, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, सर इतना कंसंट्रेशन से करना है। हाँ सर, आई होप आपको लेक्चर का फायदा हो रहा है, इससे रिलेटेड तो भी क्वेश्चन अब क्विज में गलत मत करना। आगे स्टेटमेंट दैट इनकरेक्ट, अब देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने यहाँ पे बॉक्स कर दिया है, इनकरेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, सर परफेक्टली इनइलास्टिक के पहले याद करो तो क्या क्या है सर, देयर इज अ स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस, क्या अनलिमिटेड चेंज इन डिमांड, तो ईडी इज इक्वल टू परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी ओके परफेक्टली इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आपका प्राइस कितना भी चेंज हो, डिमांड पे कुछ फर्क पड़ता है क्या सर? फर्क नहीं पड़ता करके, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नो इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांड, बराबर है, तो ये इन इलास्टिक है। देखो यहां पे ये भी ध्यान दो, इलास्टिक की बात कर रहे कि इन इलास्टिक, तो प्राइस कितना भी चेंज हुआ किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड पे। तो ऐसे हमने कर्व निकाला था, ईडी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जितना हमको पता है ईडी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, बराबर है कि नहीं? यस सर। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल, ईडी इज इक्वल टू 1, सर 1 आता है क्या? नहीं, ये तो यूनिटरी में आता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 आएगा, दैट्स वाई सर ये गलत है।
डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल है क्या सर? नहीं, ये क्या है? वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल एंड पैरेलल टू कौन से एक्सिस को? वाई एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड लास्ट, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हाँ, सही है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आंसर क्या होगा सर? ए और डी, ये दो ही आंसर सही है। उन्होंने पूछा है इनकरेक्ट आंसर, तो दैट इज इनकरेक्ट क्या हो गए? बी एंड सी, ये दो हो गए इनकरेक्ट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करते करते गलतियां कर रहा था, समझ में आ? गलतियां मतलब मैंने राइट आपको समझा के दिया कि ये सही था इसलिए मेरे से हो गया, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं सर, आपको समझ के चलना है। क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको। और मुझे बताओ, जब मैंने आपको कंसेप्ट करवा दी, आपको अगर पता है सीधा सोचने का परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या क्या पॉइंट आएंगे, प्राइस कितना भी चेंज हो डिमांड चेंज होगा, पॉइंट नंबर 1। वहां पे ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। सर वर्टिकल कर्व का ये रिप्रेजेंटेशन है पैरेलल टू क्या? वाई एक्सिस है। अगर वो कुछ गलत है तो बी और सी गलत है मालिक, आपको आंसर समझ गया होगा। स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मतलब क्या सर? एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। यस सर, बराबर बोला है। इट इज अ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर प्राइस नहीं सर, प्राइस इलास्टिसिटी का थोड़ी ना डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी के 5 ही टाइप्स है। क्या? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये तो प्राइस इलास्टिसिटी के अलग टाइप्स है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी किसका टाइप्स है सर? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर। इट इज एप्लीकेबल टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर एकदम परफेक्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी एप्लीकेबल टू सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन डी अगर आप देखोगे फॉर्मूला, इन्होंने क्या दिया है? चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन वाई। और वाई ये फॉर्मूला किसका था? इनकम का मालिक। तो यहां पे आपके दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए, सर ये वाला जो वाई ये डाल दिया है ये गलत है। सर इतना डिटेल में पढ़े क्या? सर ये क्वेश्चन बैंक तो कर लो, बाकी का टेंशन देखेंगे बाद में, ये तो हो जाना चाहिए समझ के। हाँ सर, तो यहां पे सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही है, ए, बी और सी। डी का लॉजिक बता दिया क्योंकि डिवाइडेड बाय क्या आया? इनकम आ गया। एवरीवन क्या क्लियर है? सर समझ रहा है, भूल नहीं पाओगे और गलतियां करो मत। Then next statement related to the concept of stock. Stock से related क्या है सर? It is total quantity of commodity available with the seller at particular point of time, बराबर। By increasing of production, stock can be increased, बराबर सर। प्रोडक्शन बढ़ा तो स्टॉक बढ़ेगा, सही स्टेटमेंट है। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई, वेरी गुड, बराबर है। लेकिन सप्लाई स्टॉक से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन स्टॉक ज्यादा हो सकता है सप्लाई से, सही स्टेटमेंट है। स्टॉक इज अ फ्लो कंसेप्ट, सर यहां पे गलत हो गया। सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक इज नॉट फ्लो कंसेप्ट। दैट्स व्हाई ए, बी, सी ये तीनों सही है। डन सर, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, constant cost of production, constant technique of production, does not apply to agriculture product or no change in weather condition। सर सब पढ़ा हमने मालिक, अब अपने टेक्स्ट बुक पे चले जाना, वहां पे आप अजम्पशन और एक्सेप्शन पढ़ो तो आपको अपने टेक्स्ट बुक में अजम्पशन के पॉइंट दिखेंगे ए, बी एंड डी, और आपको डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स से एक्सेप्शन का पॉइंट दिखेगा। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। समझ में आ रहा है? समझ के करो। तो सर इसमें सी जो पॉइंट है वो एक्सेप्शन का है, बाकी तीनों अजम्पशन के। दैट्स व्हाई आपका एक्सेप्शन आएगा ओनली सी। समझा सी क्यों आया? यस सर। आगे, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। यस सर, देयर आर फ्यू सेलर, बराबर है। सेलर सेल डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, सर दोनों सेल कर सकते हैं। देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द फर्म। हाँ सर, नहीं सर, वहां पे बैरियर्स होते हैं। देयर इज कंसिडरेबल एलिमेंट इन द अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप्स ऑफ मार्केट। यस सर, ये 2 पॉइंट है, ए और डी। वापस क्या करना? चले जाना फीचर्स पे, टेक्स्ट बुक फटाफट निकालने के, देखने का तो मतलब लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। और लेक्चर भी देख रहे हो फटाफट, जब आपका फ्री टाइम है तब आप भले देख रहे हो, फिर भी आपको इसका फायदा हो ही रहा होगा। ठीक है सर, चलो डन, ये वाला पॉइंट भी हो गया। आंसर इज ए एंड डी, बाकी दोनों बी और सी नहीं है करके। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग पीरियड मार्केट। क्या कहा है? लॉन्ग पीरियड मार्केट। यस सर, पहला, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है तो सब कुछ चेंज हो ही जाने वाला है, फिक्स कॉस्ट की मतलब फिक्स वेरिएबल की बात ही नहीं, सब चेंज होगा। यस सर, फर्म आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट। यस सर, लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन में बहुत डिटेल में इस पे एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करा लेते हैं। यस सर, ये भी सही है। इट इज फॉर फ्यू पीरियड जनरली अप टू 5 ईयर। ये सब्जेक्टिव टर्म है लेकिन, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से ओके, चलो 5 ईयर भी समझ लेते हैं, लॉन्ग टर्म। ओके,
लास्ट वन, सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। सर ये गलत है, ये सिर्फ शॉर्ट रन या वेरी शॉर्ट रन में आप बोल सकते हो कि सप्लाई नहीं इंक्रीज होगा, लॉन्ग रन में तो चेंज हो सकता है ना। दैट्स वाई सिर्फ डी अगर छोड़ दिया तो ए, बी एंड सी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्ग रन पीरियड के। समझा वाले थोड़ा बहुत? यस सर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सर यहां पे 4 बातें दी है, इंडेक्स नंबर पे तुरंत चले जाने का, फीचर्स पे एकदम सही तरीके से टेक्स्ट बुक में जाना, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से देखना करके। सर इट इज यूजफुल फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, नहीं सर, इट इज यूजफुल फॉर प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, बराबर बोल रहे, बट फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक के हिसाब से इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेज, तो ये आपका सी और डी आंसर आ जाएगा एज पर योर टेक्स्ट बुक। देन स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेटेज इंडेक्स नंबर, क्या बोला है, वेटेज इंडेक्स नंबर, इसमें कोई लॉजिक ने फटाफट बात कर लेंगे करके। सुटेबल वेट्स आर असाइन टू वेरियस कमोडिटी, बराबर है सर, इट्स गिव रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी इन द ग्रुप, ठीक है। मोस्ट केसेस क्वांटिटीज आर यूज एज अ वेट, बराबर है। इधर यहाँ पे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स एंड क्या परचेस प्राइस इंडेक्स मेथड आर क्या कंस्ट्रक्टिंग वेट, सर सब बराबर है, तो एबीसीडी सब आ जाएगा इसमें, इसका कोई टेंशन मत लो इंडेक्स नंबर का। लेकिन अगर छोड़ रहे हो तो एमसीक्यू सब करने हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल एस्टिमेटेड नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, कौन सा मेथड दिया पहले अंडरलाइन करने का, आउटपुट मेथड। टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, राइट, मेरा लेक्चर पहले सुन लो, बाद में और कॉन्फिडेंस चाहिए टेक्स्ट बुक पे चले जाने का, वहां पे आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म याद रहेगा सर, मैं तो यहाँ पे बता ही रहा हूं। ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, बराबर है सर आउटपुट मेथड में। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस are to be deducted, indirect taxes included in the market price are to be deducted, सर बराबर है। सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्टन प्रोडक्ट मस्ट बी एडेड, इसका लॉजिक रेगुलर लेक्चर में मैंने बताया, क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, लेकिन सर भावनाओं को समझो, एक बार वर्ड समझ लिया तो आपको एग्जाम में याद आ गया तो ही बहुत अच्छी बात है। क्या ऐड नहीं करना है, सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी कंसिडर्ड, यहां पे गलती कर दी मालिक, यहां पे गलती कर दी। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, ए बी सी सही था, लेकिन उन्होंने बोला कि सेकेंड हैंड गुड्स सर वो पिछले साल ही आ गया होगा, समझ रहा है क्या, मैंने रेगुलर लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा के बताया आपको, तो इसीलिए बी पॉइंट यहां पे गलत है, तो आपका आंसर हो जाता है ए, बी एंड सी। ओके, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मैंने स्टार्टिंग में ही इसको बता दिया सर, बी सी एंड डी प्रैक्टिकल है, ए थ्योरेटिकल है, इसलिए ए को हमने क्या किया सर, कट किया, और हमारा जब आंसर लिखा तो बी सी एंड डी को हमने सिलेक्ट किया वहां पे। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट, क्या आप आपको खुद की इच्छा से देते क्या टैक्स लो टैक्स लो, नहीं सर ये गलत है। एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे टैक्स इम्पोज अपॉन देम, लीगली मतलब क्या सर, एक सर्टन लिमिट के ऊपर गए, उस स्लैब में आप आगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ओके सर डन। एवरी टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम प्रॉपर्टी इज और कम्युनिटी और सर्विसेज, या सर टैक्स, सॉरी टैक्स इज इम्पोज इनकम पे हो सकता है, प्रॉपर्टी पे हो सकता है, कम्युनिटी पे हो सकता है, तो सही है। टैक्स पेयर रिसीव डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर टैक्स, मतलब सर आज मैं 50 लाख का टैक्स देता हूं तो क्या मेरे को प्रोपोर्शनेट उतना बेनिफिट मिलता है क्या 50 लाख का, नहीं सर, टैक्स देने वाले को, टैक्स नहीं देने वाले को, साधु को, संत को, सबको बेनिफिट मिलते हैं सर, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो 2 ही स्टेटमेंट सही है, बी एंड सी, इसलिए हमारा आंसर आया सेकंड, बी एंड सी। सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं, लॉजिक भी बता रहा हूं, इसलिए मैं कम टाइम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहां पे कवर करूंगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस, ओके सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, ध्यान से दिमाग लगाओ, टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज बोला होता ना तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाता, नॉन टैक्स बोला है तो स्पेशल असेसमेंट, फाइन एंड पेनल्टी, गिफ्ट ग्रांट्स एंड डोनेशन, आपके वो जो पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर उसमें चार्ट पे भी चलेंगे तो भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सर ये नॉन टैक्स में ए, बी एंड डी आएगा, टैक्स सोर्स होता तो जीएसटी आ जाता, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आंसर क्या है सर, ए, बी एंड डी, फर्स्ट वन आपका आंसर है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट, रिजर्व बैंक आता है, कमर्शियल बैंक आता है, कोऑपरेटिव बैंक आता है, लेकिन इंडिजीनियस बैंक अगेन आप चले जाओ टेक्स्ट बुक पे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आया, इसीलिए इसको हम नहीं काउंट करेंगे और हमारा आंसर होगा ए, बी एंड सी। अब बहुत बच्चे जब ये सॉल्व कर रहे थे तो लॉजिक नहीं समझ आता उसे क्यों लेना है, या उस एबीसी को ही क्यों लेना है सर, सबको क्यों नहीं लेना, तो दैट्स व्हाई मैं आंसर बता दिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लिख दो करके। आई होप अगर आप शांति से बैठ के देख रहे हो तो नोटबुक और पेन लेके बैठे होगे दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि 2 बार लेक्चर देख रहे हो, बाद में आपको ना मतलब किसी ने कभी भी पूछा आंसर आना चाहिए, और ये लेक्चर के बाद तो आपका आंसर
अपने टेलीग्राम पे जितना मैं डेली क्विज ले रहा हूं उसमें गलत नहीं होना चाहिए मेजॉरिटी बच्चों का। यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर यस सर, प्राइवेट सेक्टर यस सर, फॉरेन बैंक यस सर, कमर्शियल बैंक नहीं आता, सॉरी सेंट्रल बैंक नहीं आता कमर्शियल बैंक में, दैट्स व्हाई आपका आंसर होगा सिर्फ ए बी एंड सी। समझा क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक ए बी और सी रहेगा, पब्लिक प्राइवेट एंड फॉरेन, सेंट्रल नहीं आएगा उसमें। फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड क्या है सर? इंक्रीज इन इंक्रीज इन शेयर इन द ग्रोस नेशनल इनकम, यस सर। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रेड, ना सर। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्टेबिलिटी इन द प्राइस, सर यहां पे ना एक बात देखते हैं, फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इंक्रीज इन द शेयर इन नेशनल इनकम, बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, ओके। तो यहां पे दोस्तों आप लोग ये भी आपका सही है करके स्टेबिलिटी इन प्राइस ये गलत कर दो तो आपका आंसर होगा ए एंड बी, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। यस, ए और बी को आप सही करो, सी और डी को आप क्या कर दो? गलत कर दो, तो आपको ए और बी आंसर लिखना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो यहां पे गलती मत करना। स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन रिलेशन बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसने चैप्टर नहीं किया होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड एक एमसीक्यू से देख लो। इनकरेक्ट पूछा है तो हम करेक्ट पहले देखेंगे। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, सर करेक्ट है। ट्रेड सरप्लस अराइज व्हेन एक्सपोर्ट वैल्यू इज हायर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, बराबर है सर। ट्रेड डेफिसिट टेक्स प्लेस व्हेन इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वैल्यू, सर ये भी बराबर है। ये समझा दोगे क्या सर? हाँ, एक्सपोर्ट किया मैंने 2 से लेके समझो 200 करोड़ का मैंने एक्सपोर्ट किया। कितने करोड़ का? इंडिया ने 200 करोड़ का, बराबर। अब 200 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 150 करोड़ का इंपोर्ट किया, कितने का? 150 सीआर। सर हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर इंडिया से बाहर जाता है कि इंडिया में आता है? आंसर इज सर जब हम बेचेंगे तो हम पैसा कमाएंगे तो डॉलर इंडिया में आएगा। तो 200 रुपया कमाया जब हमने एक्सपोर्ट किया तो, और जब मैंने इंपोर्ट किया तो मैंने डॉलर दिया होगा, तो सर मेरा पैसा बाहर गया, 150 रुपया गया, बचा कितना सर? 50 करोड़। तो सरप्लस है कि डेफिसिट है? बचा तो सरप्लस ना, तो क्या था? एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट कम था। बी पढ़ो तो वापस, सरप्लस अराइजेस व्हेन एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट वैल्यू, लॉजिक समझा क्या? सरप्लस। लेकिन सी पॉइंट पढ़ो, ट्रेड डेफिसिट टेक्स प्लेस व्हेन द इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वैल्यू। यही अगर उल्टा होता, 200 का इंपोर्ट होता, 150 का एक्सपोर्ट होता, तो ट्रेड डेफिसिट आता। लॉजिक समझा क्या सर? तो ए बी सी सही है। इनकरेक्ट यहां पे सिर्फ डी है करके, ओनली डी करो। इनकरेक्ट यहां पे सिर्फ ओनली डी। एवरीवन से इसके लॉजिक समझे सर? देखो मैं फास्ट फॉरवर्ड ही बता सकता था कि ये टिक कर दो, बी टिक कर दो, सी टिक कर दो, या अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी दे सकता था, बट ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या सर? इनके इस पॉइंट पे तो भी नहीं चलता। समझ में आया? क्योंकि वहां पे आपको फिर कंफ्यूजन होता। अब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और बाकी जितने भी टेक्स्ट बुक में इस तरह से पढ़ लो। सर फटाफट हैंडराइटिंग को माफ कर देना मालिक, ठीक है? आपसे तो यहाँ पे खराबी दिख रही है लेकिन एक्चुअल नोटबुक में अच्छी निकलता है मेरा हैंडराइटिंग, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें ध्यान देने को बोल रहा हूँ, लॉजिक के साथ सुनना, गलती मत करना, सिली मिस्टेक करते बच्चे। यहाँ पे क्या था सर? कंप्लीट द कोरिलेशन। सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है मालिक। क्या था? पहला ध्यान दो, पहला वर्ड है माइक्रोस, MIK, सी नहीं है, क्या के है? तो ये क्या होगा? देखो मैंने रेड किया है मैक्रोस, ठीक है सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड डेरिव्ड हुआ है? माइक्रोस, वहां पे स्पेलिंग के है तो मैक्रो, सर मैक्रोस वहां पे देखो के, गलती से सी लिख के 1 मार्क्स मत गवा देना। जनरल इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहां पे फिलिंग द ब्लैंक से माइक्रो का क्या होगा सर? पार्शियल इक्विलिब्रियम, लिख लो पार्शियल इक्विलिब्रियम, ओके। टॉयज मेड बाय क्ले, सर नहीं समझ रहे, आगे का पढ़ो। वुलन क्लोथ, प्लेस यूटिलिटी, अच्छा तो टॉयज का क्या रहेगा सर? फॉर्म यूटिलिटी, मैंने चेंज किया, उसका फॉर्म चेंज किया, दैट्स व्हाई फॉर्म यूटिलिटी लिख दो। aggregate utility from all units consumed, that is total utility, and additional utility from last unit, that is a marginal utility। पूरा लिख देना, marginal utility फुल फॉर्म लिखना। डिमांड कर्व सर नहीं समझा, सप्लाई कर्व बोला है अपवर्ड, तो डिमांड कर्व क्या रहेगा? डाउनवर्ड, खत्म सर। टी एंड कॉफी सीधा याद आता ना सब्स्टिट्यूट, लेकिन रुको आगे क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिट डिमांड, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिख के 1 मार्क्स मत गलवाना। टी एंड कॉफी में लिखोगे कंपोजिट, सॉरी कॉम्पिटेटिव डिमांड, सॉरी क्या? कॉम्पिटेटिव डिमांड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के क्या बोला है? कंपोजिट डिमांड। समझ में आ रहा हो क्या पूछ रहे हैं? यस सर। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या रहेगा? ईडी इज लेस देन 1। समझा क्या? यस सर।
स्टीपर डिमांड कर्व क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक में, तो फ्लैटर डिमांड कर्व कहां पे सर, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। याद आ रहा है क्या, इससे मैंने कुछ तो बताया था कर्व और फ्लैटर डिमांड कर्व निकाला था करके। यस सर, यहां तक समझा। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका टोटल क्वांटिटी जो भी है। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, प्राइस अगर बढ़ा तो एक्सपांशन कहते हैं प्राइस की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई सर, प्राइस क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो अगर प्राइस बढ़ा तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई होता है, प्राइस फॉल हुआ तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। राइट सर, यस मालिक। देन परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बैरियर्स टू एंट्री क्या लिख देंगे सर, मोनोपोली। यस सर। देन मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है और डैश डैश में प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, तो लिखो मोनोपोलिस्टिक। आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक, फटाफट लिख लो। ओके सर। देन आपका 13 नंबर, डैश डैश इज बेस ईयर प्राइस, P1 इज अ करंट ईयर। तो सर इंडेक्स नंबर का पॉइंट है तो P0 आपका क्या रहेगा, बेस ईयर, लिख दो। लेस्पियस इंडेक्स डैश डैश, परचेस इंडेक्स करंट ईयर क्वांटिटी। तो सर यहां पे आप लेस्पियस इंडेक्स में आप लिख सकते हो बेस ईयर क्वांटिटी, ठीक है। यस सर, यस सर, बेस ईयर क्वांटिटी लिखो, लिख लिया फटाफट। यस सर। देन C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होगा सर, आगे का पढ़ लो, क्या पूछने वाले पूरा पढ़ो तब आपको समझेगा कोरिलेशन क्या बैठेगा। इन्होंने कहा जीएनपी का फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस आर माइनस पी। तो ये क्या था सर, जीडीपी का फॉर्मूला था। किसका था, जीडीपी, लिख दो। आउटपुट मेथड डैश डैश, इनकम मेथड फैक्टर कॉस्ट मेथड, तो आउटपुट मेथड में लिखो प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट मेथड। देन लास्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, सर पता नहीं। ऑप्शनल फंक्शन इज प्रोविजनल सोशल प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो सर अगर हमको एक्सटर्नल अटैक से बचना है तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन हो जाता है। कौन सा, लिखो वहां पे ऑब्लिगेटरी फंक्शन। क्या सर, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक इज ऑब्लिगेटरी फंक्शन। सर मुझे कैसे समझा, क्योंकि आगे उन्होंने ऑप्शनल फंक्शन दिया है और मैं उस चैप्टर के बारे में सोचूं तो हाँ मेरे को लिंक लग गया, कोरिलेशन क्या रहेगा, ऑब्लिगेटरी करके। यस मालिक। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, कोरिलेशन हो गया सर। कमर्शियल बैंक ब्रैकेट पता नहीं, सेंट्रल बैंक दिया है क्या सर, क्रेडिट कंट्रोल, हाँ ये देखो कोरिलेशन, क्रेडिट सेंट्रल बैंक में क्रेडिट कंट्रोल है तो कोरिलेशन, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन। प्राइमरी मार्केट में क्या है, न्यू सिक्योरिटीज लॉन्च एंड रेज कैपिटल होता है। तो सर डैश डैश मार्केट ओल्ड सिक्योरिटी तो क्या है सर, प्राइमरी मार्केट ही हो गया। सेकेंडरी मार्केट हम यहां पे कंसीडर कर देंगे। सर 20 तो पॉइंट यहां पे हमारे खत्म हो गए। यस सर। ओके। गुड्स परचेस फ्रॉम अदर कंट्रीज डैश डैश, गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्री एक्सपोर्ट। अगर हमने बाहर की कंट्री को भेजा तो एक्सपोर्ट होगा, वहां से परचेस किया तो क्या रहेगा, इंपोर्ट, सिंपल है। एक्सपोर्ट वैल्यू ग्रेटर देन इंपोर्ट वैल्यू ट्रेड सरप्लस और इंपोर्ट वैल्यू ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वैल्यू ट्रेड डेफिसिट, ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। सर खत्म हो गया, आगे के पॉइंट भी बता सकता हूं लेकिन अब मेरा दूसरे बैच का भी टाइम हो गया है। दोस्तों आई होप ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझे होंगे। जब आप आराम से बैठो, देखो यहां पे पर्पस क्या था, लॉजिक के साथ आपको चीजें बतानी थी क्योंकि इकोनॉमिक्स है, यहां पे कंसेप्ट से बात चलती है सर, और 20 मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझो, कोरिलेशन को समझना है तो पहले पूरा पढ़ो, दिमाग लगाओ क्या बात कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, यहां पे जैसे वो लेस्पेस इंडेक्स दिया था ना, मेरे को 2 मिनट के कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने आगे पढ़ा रहे, हाँ परचेज इंडेक्स में करंट ईयर क्वांटिटी की बात करें तो यहां पे कोरिलेशन क्या होगा, बेस ईयर क्वांटिटी। समझ रहा है क्या, समझ के पढ़ो दोस्तों, बहुत ही आसान है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा आगे का पार्ट भी रिकॉर्ड करूंगा। अपने सारे दोस्तों को भेजिए जिन्होंने रट के लिख लिया होगा, जिसके पास आंसर शीट कहां से आया होगा, बताए भी एक बार देख ले, लॉजिक क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। क्योंकि सीए फाउंडेशन लेवल पे आप रट के नहीं कर सकते, आई नो कि आप 12th पे हो, लेकिन समझो तो आपको पढ़ाई इजी लगेगी, आसान लगेगी। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, पढ़ो अच्छे से, टेंशन मत लो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय